तो अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और एक तरह से हम लोग ऑफिशियली क्लास 12th में एंटर कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। उसके बाद और चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा चैप्टर है। और जनरली बच्चों को रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद जो टफेस्ट चैप्टर है यही लगता है, ठीक है। तो हालांकि ध्यान से सब पढ़ोगे तो क्या मुश्किल है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो ओके, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज तो सभी को मालूम है, ठीक है। तो बस फॉर्मली डिफाइन क्या करना है, मतलब डेफिनेशन भी सिंपल सी डेफिनेशन है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस, यानी अप्लाई फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो चार्ज जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस होते हैं, इसी तरह से चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस होते हैं। चार्जेस जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। तो यही है, इसके बाद यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन एनी फर्दर। और चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब जो चार्ज मिलता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल्स में मिलता है चार्ज जो है, ठीक है। वैसे तो बोलते हैं कि अगर प्रोटॉन को फर्दर तोड़ो तो क्वार्क्स वार्क्स बनेंगे, और क्वार्क्स वगैरह में मेरे ख्याल से बात करते हैं वो लोग पार्शियल चार्जेस की, यानी फ्रैक्शनल मल्टीपल्स की बात करते हो, 2/3 1/3 की। बट वैसे स्टैंडर्ड थ्योरी की तरह हमें यही याद रखना है कि चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कम नहीं हो सकता है, तो क्वांटाइज चार्ज है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी लिखी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड ऑलवेज इन अ मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ऑलवेज कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर इंटरैक्शंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इंटरैक्शंस। चार्ज जो कभी भी मतलब टोटल चार्ज जो अलजेब्रिक वैल्यू हमेशा कंजर्व रहती है। वैसे न्यूक्लियर इंटरैक्शंस में तो क्या होता है, पूरा पार्टिकल का पार्टिकल भी न्यूक्लियर इंटरैक्शन, या फिर बोले पेयर एनिहिलेशन नाम की एक चीज होती है, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक पॉजिट्रॉन आता है, और वो दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, तो मास पूरा पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुमको लग सकता है यार इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया तो फिर चार्ज तो कंजर्व कैसे हो रहा है, लेकिन क्या चार्ज इस तरह से कंजर्व हो रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दोनों टकराए, दोनों खत्म हो गए, तो इनिशियल चार्ज भी जीरो था और फाइनल चार्ज भी जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो चार्ज कंजर्वेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग व्हेन मास गेट्स फिनिश चार्ज इज स्टिल कंजर्व, समझ गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं तो भी चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता है। सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता है, और बाकी ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन या और किसी भी तरह का इंटरेक्शन है तो चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ओके, even though positive charge can destroy negative charge in pair annihilation but the net charge still remains same algebraically, okay। अच्छा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। हम लोग कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, उसके अराउंड हमने पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपना डेवलप किया है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव बोलते और प्रोटॉन्स को नेगेटिव बोलते तो भी हमारे फिजिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस कन्वेंशन की बात है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिया, ऐसे कोई मतलब कोई ऊपर से ऐसे कोई डेक्री नहीं है कि यही नेगेटिव है और यही पॉजिटिव है। ये बस कन्वेंशन की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने पॉजिटिव बोल नेगेटिव मान रखा है, ठीक है। क्योंकि और चक्कर ये है कि पहले सोचते थे कि पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स की वजह से करंट का फ्लो होता है, इसलिए, और बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो होता है, तो इस वजह से हमने अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कर रखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट मानते हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे अच्छा होता है कि इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिवली चार्ज मान लेते, तो फिर ये सब झमेला भी नहीं करना पड़ता। बट ठीक है, कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चार्जिंग कैसे कर सकते हैं बॉडीज की। तो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओ सॉरी, देयर इज अ टाइपो, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो आई विल जस्ट करेक्ट इट। लाइक चार्जेस रिपेल होना चाहिए, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो लाइक चार्जेस यहाँ पे होना चाहिए रिपेल, सो आई विल जस्ट मेक दैट करेक्शन, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दिस शुड बी अट्रैक्ट। थैंक यू। हाँ, तो हम बॉडीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो वन ऑफ द मेथड्स इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, उसको मैं सिल्वर क्लॉथ से रब कर रहा हूँ, तो ग्लास रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिल्वर जो सॉरी जो हमारा सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्लास रॉड को जो सिल्क क्लॉथ से हम रगड़ रहे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींचेगा थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन उस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ग्लास रॉड ने
इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ग्लास रॉड से, ठीक है। तो ग्लास रॉड मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सिल्क क्लॉथ जो मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, समझ गए। तो दिस इज फ्रिक्शन से हम लोग किस तरह से बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब एक बार रॉड चार्ज हो गई तो इससे तुम लोगों ने घर पे करके देखा होगा, इवन कॉम जो होता है नॉर्मली तुम्हारा प्लास्टिक का जो कॉम होता है उसको ड्राई हेयर में रगड़ो और उसके बाद पेपर चिप्स के पास ले आओगे तो वो अट्रैक्ट कर लेता है पेपर चिप्स को। तो अभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये पेपर चिप्स को अट्रैक्ट क्यों करता है, पेपर चिप्स तो न्यूट्रल है ना, पेपर चिप्स तो चार्ज नहीं है। तो कैन चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी? आंसर है बिल्कुल, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है थ्रू द प्रोसेस विच इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि मेरे पास कोई हीलियम का एटम है, लेटर से, ठीक है। सपोज आई हैव अ हीलियम एटम, ओके। तो इसको अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, हीलियम एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, तो क्या होगा, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा। यानी मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब समझो कि चार्ज उसके पास में लेके आया, पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम के पास में लाया, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को तो रिपेल करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अभी क्या होगा, चार्जेस जो पास होते हैं उनका फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, जो दूर दूर होते हैं उनका फोर्स वीकर होगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर एक वीकर रिपल्शन लग रहा होगा और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि हीलियम का जो एटम है अट्रैक्ट हो जाएगा इस चार्ज की तरफ। समझ में आई बात की नहीं? इवन दो इट इज ओवरऑल न्यूट्रल, बट उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। समझ में आई बात की नहीं? तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो जैसे तुम्हारे पेपर चिप्स हैं, द पेपर चिप्स आर न्यूट्रल and your glass rod is charged, but what will happen, because your glass rod is positively charged, what will happen, it will attract the electron cloud and will try to repel the nuclei within that paper chip। समझ में आई बात की नहीं? तो जो थोड़ा सा डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, फोर्सेस का डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, साइमल्टेनियसली रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, बट देयर इज अ डिफरेंशियल ऑफ द फोर्सेस। उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या है, हमारी जो पेपर चिप्स हैं वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है, ओके। तो क्या लिखा, when substances are rubbed together, then due to differing electron affinities, one of the substances may lose electrons while another may gain. For instance, when the glass rod is rubbed with a silk cloth, it loses electrons to the cloth and it gets positively charged and can attract paper chips due to induction। जो मैंने प्रोसेस बताई इसको इंडक्शन कहते हैं। चार्जेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ, दिस इज अ काइंड ऑफ इंडक्शन, ओके। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इन द सराउंडिंग। क्लियर हो गया ये? अगली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में फर्क क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसके अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो तुम्हारा सोडियम हो गया या कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हमारे पास क्रिस्टल है कोई मेटल का, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है ना, ये एक तरह का मिसनॉमर ही है एक्चुअली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ बंधे नहीं होते। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के अंदर जो 3 सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइसोलेटेड एटम जब होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैट्रिक्स को डोनेट कर देता है। जो मेटल की मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी जा सकते हैं इधर उधर, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही हर एक एल्यूमिनियम एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने फ्री छोड़ रखे हैं, विच कैन रोम अराउंड फ्रीली इन द मेटल मैट्रिक्स। समझ में आई बात की नहीं? तो कंडक्टर्स के अंदर ये खास बात है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू रोम अराउंड इन द मैट्रिक्स। जैसे कितना फ्री है ये, जैसे कि समुद्र में मछलियां फ्री हैं इधर से उधर चलने के लिए, ठीक है। इतना भी फ्री नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स की, कोई मेटल का ब्लॉक तुमने उठाया और उसको ऐसे झटका तो फिर पता चला इलेक्ट्रॉन्स जैसे चींटियां जैसे गिर गई मिठाई से, ऐसे नहीं गिरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात की नहीं? बट दे आर फ्री टू मूव विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द मेटल। ऐसा नहीं कि वो झड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, जैसे मछलियां समंदर में तो हैं खूब सारी घूम रही है, बट ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे निकल के आ जाएंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इतना फ्री होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए क्या लिखा हमने, इन मेटल्स certain electrons are not bonded to a single nucleus, rather they are free to move in the entire metal matrix freely. Such property might be found in some non-metals like graphite as well। इस तरह से ग्रेफाइट वगैरह में भी होता है किसी मैकेनिज्म से। This type of substances are called conductors। Materials without these properties are called insulators या dielectrics भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर एक बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग अ कंडक्टिंग पेयर बाय इंडक्शन। तो मेटल्स को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो मान लो मेरे पास एक पेयर ऑफ स्फेयर्स हैं, ठीक है। एक ये स्फेयर है मेटालिक, ये भी एक मेटालिक स्फेयर है, ए और बी 2 मेटालिक स्फेयर्स हैं, ठीक है। अब क्या किया, मेरे पास चार्ज ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ग्लास रॉड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाएगी
तो समझो उधर से जो मछलियां इलेक्ट्रॉन वो चल के, क्योंकि टच में है तो इधर से चल के इधर आ सकती हैं मछलियां, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से चल के कुछ यहाँ पे आ गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि ओवरऑल तो जो सब्सटेंस है न्यूट्रल ही है ना, तो कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड के ज्यादा पास है, ये जो स्फेयर है, तो इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और उधर फिर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अभी चार्जेस का सेपरेशन हो गया। अब क्या करोगे, अब जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखा हुआ इन दोनों मेटल्स का फिजिकल कॉन्टैक्ट हटा दो, तो अभी भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे पास दो स्फेयर्स मिल गए, दोनों के दोनों चार्ज स्फेयर्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज स्फेयर है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद इस रॉड को हटाओगे तो क्या होगा, इस रॉड को हटाओगे तो थोड़ा सा ये दिखा रखा है कि चार्जेस कैसे हमारे बिहेव करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या बीच में वैक्यूम का गैप है, तो इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं जा सकते जो एक बार सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इकट्ठे होने की टेंडेंसी होगी और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है नहीं। जब ये पास पास में रखें, समझ में आ रहा है ये वाला सिचुएशन जो मैंने सर्कल किया, रॉड को रिमूव करने के बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन दे आर ट्राइंग टू कम टुगेदर, उसके पॉजिटिव चार्जेस और इसके नेगेटिव चार्जेस पास पास इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात की नहीं? इट्स नॉट दैट कि प्रोटॉन्स यहाँ से वहां मूव कर जाए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने इधर इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया ताकि यहाँ पे नेट पॉजिटिव रह जाए, इस तरह की बात हो रही है। समझ में आई बात की नहीं? तो पहले जो इधर पॉजिटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन्स इधर से लेफ्ट से राइट अगर मूव कर गए तो फिर वो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आई बात की नहीं? Positive charges do not move. It's the motion of electrons from here to there that creates positive charge somewhere and negative charge somewhere. Normally किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं इधर से उधर, पॉजिटिव चार्जेस चल के नहीं जाते। और उसके बाद फिर जब इन दोनों को मैंने रिमोट कर दिया, एक दूसरे से दूर दूर रख दिया, तो फिर नेगेटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी उधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो अट्रैक्टिव फोर्स तो खत्म हो गया। तो नाउ वी हैव टू रिमोट चार्ज स्फेयर, दोनों, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर क्रिएट हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज स्फेयर क्रिएट हो गया। तो समझ में आया कि नहीं किस तरह से हम इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। अगला जो आइडिया है हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये चार्ज का अंदाजा लगाने के लिए हमारे काम आता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक ब्रास डिस्क है, समझ लो, मान लो मेरे पास कोई चार्ज स्फेयर है और चार्ज स्फेयर पे अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि कितना चार्ज था उस स्फेयर पे। तो क्या करेंगे, उस स्फेयर को इस ब्रास डिस्क से हम छुआएंगे, और ये ब्रास डिस्क जो है आगे गोल्ड लीफ से जुड़ी हुई है नीचे, ठीक है। तो एक तो वर्टिकल प्लेट है और एक ये प्लेट है जो मेरी रिपल्शन से ऐसे इंक्लाइन हो सकती है। सोचो मेरे पास दो मेरे पास पतली पतली प्लेट्स हैं लेटर से, या पतली पतली फिल्म्स हैं। तो एक वर्टिकल फिल्म है और एक फिल्म जो है वो फ्री टू पेवर है इसके अबाउट। तो क्या होगा, अगर इस फिल्म पे चार्ज आएगा, इस फिल्म पे भी चार्ज आएगा, तो इनके रिपल्शन से ये ऐसे करके ऐसे कुछ एंगल बनाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ पे अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो एक तो वर्टिकल जो ये प्लेट दिख रही है, इस वर्टिकल प्लेट पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और ये जो सामने गोल्ड लीफ ली है इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये गोल्ड लीफ जो है ऐसे करके इंक्लाइन हो सकती है। ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा एंगल पे इंक्लाइन होगी, क्योंकि दो टॉर्क्स हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का टॉर्क है और दूसरा एमजी का टॉर्क है। तो उसके बैलेंस से किसी ना किसी पोजीशन में तो रुकेगी ना गोल्ड लीफ। तो जिस पोजीशन में रुक रही है उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से कितना चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो it is a device for measuring the charges of the charged bodies. There is a brass conductor at the top which is connected to two gold leaves. When the charged body is brought in contact with the brass conductor near conductor, some charge flows into the gold leaves, thus creating a repulsion between them. Due to this, gold leaf deflects, which can be calibrated against the etchings on a circular arc to find the relative magnitude of the charge transferred. समझ में आया ना? इसको थोड़ा सा enlarge करके दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मैकेनिज्म क्या है इसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक में तो ये है कि एक वर्टिकल प्लेट है और एक ही गोल्ड लीफ है। कई बार क्या होता है, दो गोल्ड लीफ होती है, दो गोल्ड लीफ होंगी तो सिमेट्रिकली ऐसे दोनों तरफ बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। ये शायद तुम लोगों ने केमिस्ट्री में शायद देखा होगा, दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं अगर दो गोल्ड लीव्स हैं तो। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल प्लेट और एक गोल्ड लीफ है तो इसलिए एक ही तरफ डिफ्लेक्ट हो रही। समझ में आया ना मैकेनिज्म इसका? ठीक है, ओके। So due to this gold leaf deflects, which can be calibrated against etchings on a circular arc to find the relative magnitude of charge transferred. तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड, पहले कितना ट्रांसफर हुआ, बाद में कितना ट्रांसफर हुआ, इन सब की रिलेटिव हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाज यूज्ड टू इन्फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू इरेडिएशन ऑफ मेटल्स विद अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ब्रीफली मैं बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री में भी शायद तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसमें होता क्या है, किसी मेटल के स्फेयर के ऊपर अगर मैं अल्ट्रावायलेट लाइट डालता हूं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो क्या होगा, वो मेटल स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इज इट नॉट? तो आप सोचो कोई मेटल स्फेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है,
अब उसको तुम इसके इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच कराओगे तो वो क्या होगा, वो चार्ज देने की जगह चार्ज खींच लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इज इट नॉट? तो फिर मेरी गोल्ड लीफ रिफ्लेक्ट होंगी, उससे हमें समझ में आएगा कि ये जो मेरा स्फीयर है ये चार्ज हो गया था। समझ में आई बात की नहीं? या फिर मान लो एक न्यूट्रल, या ऑलरेडी मेरे पास मान लो कि नेगेटिवली चार्ज मेरे पास स्फीयर था मेटल का नेगेटिवली चार्ज स्फीयर था, उसको मैंने इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर रख दिया, तो गोल्ड लीव्स मेरी पहले बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। अब उसको मान लो मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट डालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, उसका चार्ज घटने लगेगा, इज इट नॉट? धीमे धीमे करके तो क्या होगा, लीव्स पास पास आने लगेंगी, इज इट नॉट? कब तक पास पास आती रहेंगी, जब तक कि वो ओवरऑल न्यूट्रल नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट अगर डालते रहोगे तो क्या होगा, फिर से वो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर से रिपल्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था जिससे मतलब इन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है शुरुआत में इसके बारे में इन्फ्लुएंस निकाली गई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, कि चार्जेस निकल रहे हैं मेटल से इस तरह से अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने से। समझ में आई बात की नहीं? हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ क्या है, हर एक चार्ज पार्टिकल, यूनिवर्स के हर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली स्क्वायर टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी चीज को वेक्टोरियली हमने कैसे लिखा, मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है Q2, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है मेरे पास Q1, तो Q1 और Q2 में कितना फोर्स होगा, नोटेशन बड़े ध्यान से समझो। जब मैं F21 लिख रहा हूं तो ये क्या है, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। F21 क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। तो वो मेरा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो K Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। नीचे तो देखो बिना वेक्टर साइन के लिखा है, तो R21 लिखो या R12 लिखो, एक ही बात है, बिना वेक्टर साइन के मैग्नीट्यूड मतलब होता है। ये डायरेक्शन क्या है, R21 कैप, यानी 2 से 2 की जो पोजीशन वेक्टर है 1 के रिस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है अगर लाइक चार्जेस हैं तो। ठीक है, Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव बन जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन, और Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर Q1 और Q2 अपोजिट साइन के तो अपने आप ही R21 कैप और एक माइनस साइन दिखेगा, तो इसका मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो वेक्टर फॉर्म समझ में आया ना, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है। अब इसमें चाहें तो कई बार सिंप्लिसिटी के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग R21 कैप, R21 तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो R21 कैप को R21 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 लिख दोगे तो नीचे R21 क्यूब आ जाएगा और ऊपर R21 वेक्टर बन जाएगा। तो ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, ध्यान रखना, ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे जो K होता है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे न्यूटन है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? और कई बार इस K को हम लिखते हैं 1/4πε0। ये क्यों लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट बाद में मिलेगा। बाकी अभी समझ लो कि एक कांस्टेंट जो दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में डिफाइंड है, यहाँ पे 4 पाई है, वही पाई अपना वाला पाई है, 3.148 पॉइंट वो जो भी लिखते हो, 1415 एक्सेट्रा जो भी लिखते हो, समझ गए कि नहीं? 1/4 और एप्सिलॉन नॉट एक और कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इट टर्न्स आउट कि कहीं कहीं पे हम K लिखेंगे, कहीं कहीं पे 1/4 लिखेंगे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। कई बार क्या, इसको इस फॉर्म में लिखने से कई बार पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और देखने में एक्सप्रेशन अच्छा लगता है। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, उसको K के टर्म्स में लिखो तो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा होता है। तो जहाँ पे पाई पाई कैंसिल करके अच्छा एक्सप्रेशन बनने वाला होगा तो वहां पे हम लोग इसको 1/4 लिखेंगे, अदरवाइज बस K लिखेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली हम दोनों फॉर्म्स यूज करेंगे इस कांस्टेंट के। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट जो आइडिया हमारा, हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, एक कोई चार्ज है मेरे पास स्पेस में, एक और चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दोनों आपस में जिस फोर्स से बातचीत कर रहे हैं, अगर मान लो एक थर्ड चार्ज रख देता हूं तो क्या उससे इन दोनों की आपस की इंटरेक्शन इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका इसके ऊपर जो फोर्स है वो किसी भी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई लेना देना नहीं है। दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड फोर्स इन द थर्ड चार्ज इन द यूनिवर्स। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, इतना ऑब्वियस नहीं है बट ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का यूनिवर्स में किसी भी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ या तुम लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो लेटर से, ठीक है,
आदित्य जो है दक्ष से कुछ बात कर रहा है, तो मेरी मेरी प्रेजेंस या एब्सेंस से फर्क पड़ेगा उस इंटरेक्शन का नेचर क्या होगा उस पर, इज इट नॉट? है ना? आपस में जिस तरह से बात कर रहे हो कि टीचर की प्रेजेंस या एब्सेंस से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वहां पे नहीं लगता इंसानों के इंटरेक्शन में। लेकिन चार्जेस के इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज मेक्स नो डिफरेंस। तो क्या लिखा हमने? force of interaction between any two charged particles is independent of presence or absence of any other charge in the universe। तो जैसे मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज 1 है और ये मेरे पास चार्ज 2 है और ये मेरे पास चार्ज 3 है, तो चार्ज 1 पे नेट फोर्स निकालना है। तो ऐसे मान लो कि चार्ज 3 एब्सेंट है तो कितना फोर्स लगता, फिर मान लो कि चार्ज 2 एब्सेंट है तो कितना फोर्स लगता, तो नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का सिंपल सुपरपोजिशन यानी कि एडिशन। समझ में आई बात की नहीं? सुपरपोजिशन वाला जनरली एडिशन ही होता है। तो क्या लिखा? F1, this is the net force on 1 is equal to force on 1 because of 2 plus force on 1 because of 3, which is independent of presence of the other charge। समझ गए? क्लियर है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इरोडोव का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, two positive charges q1 and q2 are located at position vectors r1 and r2 respectively। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में q1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और q2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। ठीक है, ओके। फाइंड अ नेगेटिव चार्ज q3 एंड इट्स पोजीशन वेक्टर r3 सच दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज 0। हमको एक q3 रखना है, ठीक है, ताकि Q2 के ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाए और Q1 के ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाए, एंड ऑफ कोर्स Q3 के ऊपर खुद भी नेट फोर्स 0 हमें चाहिए। ठीक है, हम तीनों चार्जेस के ऊपर क्या चाहते हैं कि नेट फोर्स कितना हो जाए हमारा? 0। तो एक चीज तो कॉमन सेंस से कह सकते हो कि जो Q3 को रखना पड़ेगा वो Q2 और Q1 की लाइन ज्वाइनिंग पे ही रखना पड़ेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे नहीं रखते, Q3 को ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग रखते हो, तो Q2 के साथ इसका ऐसे इंटरेक्शन होगा और Q1 के साथ ऐसे कुछ इंटरेक्शन होगा, तो ये दोनों वेक्टर्स का सम 0 नहीं हो सकता है। अगर दो वेक्टर्स का सम 0 चाहिए तो ऑब्वियसली उनको कोलिनियर होना पड़ेगा, इज इट नॉट? तो इतनी बात तो पक्का है कि Q3 को रखना पड़ेगा मुझे, तो कैसे रखना पड़ेगा? Q1 और Q2 की लाइन ज्वाइनिंग पे ही रखना पड़ेगा, इज इट नॉट? तो मान लेते हैं यहां कहीं रख दिया हमने R3 जो है ये Q1 Q2 की लाइन ज्वाइनिंग पे, यहां पे इसका कोई पोजीशन वेक्टर है Q3 का। ठीक है, अब ये तुमको मालूम है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में अगर ये कोई बांटता है पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लैम्डा इंटू Q1 प्लस म्यू इंटू Q2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू, ये हो जाता है पोजीशन। पढ़ा है कि नहीं सेक्शन फॉर्मूला? वेक्टर्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला, इनफैक्ट मैंने खुद भी पढ़ाया था वेक्टर्स में वैसे तो ये। बाकी मैथ्स में तो अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह की कुछ चीज कर चुके हो तुम लोग प्रॉब्ली। स्ट्रेट लाइन में शायद पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो मुझको मालूम नहीं है ये लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में बांटने वाला कुछ है, वेयर आई डू नॉट नो व्हाट इज लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो क्या लिखा? Clearly Q3 must lie on line joining Q1 and Q2 for vector sum of two forces on it to be 0। Not just on it, on Q2 also the two forces have to be 0। तो वो कोलिनियर होगा तभी फोर्स का सम 0 होगा, राइट? ये इसी तरह से Q1 के लिए भी दोनों फोर्सेस को कोलिनियर या मतलब एंटी पैरेलल कह लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। Let R3 divide the line joining Q2 and Q1 in the ratio lambda is to mu। Then for force balance Q2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देखो एक चीज, Q3 के ऊपर इधर से जो फोर्स लेगा वो क्या लेगा? 1 बाय लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लगेगा, इज इट नॉट? तो इसके ऊपर Q3 Q2 बाय लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इधर फोर्स लगेगा और Q3 Q1 बाय म्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इधर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? Q2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q1 बाय म्यू स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं? तुम चाहो तो दोनों तरफ Q3 से मल्टीप्लाई कर लो, Q3 Q2 बाय, और यहाँ पे भी Q3। समझ में आ रही बात की नहीं? जस्ट फॉर मोर सैनिटी, बट समझ में आ रहा है ना? मतलब चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर जो है वो दोनों साइड बराबर बराबर होना चाहिए, तभी ये फोर्सेस कैंसिल हो पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे मेरे पास लैम्डा बाई म्यू क्या आ गया मेरे पास? इसी को रीअरेंज कर लिया तो लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू आ गई रूट Q2 अपॉन Q1। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी लैम्डा बाई म्यू आ गया, अब तो मेरे को बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा और म्यू का रेशियो मुझे पता है, उस रेशियो में बांट दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? तो R3 डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग Q2 एंड Q3 इन द रेशियो रूट Q2 टू रूट Q1। तो क्या हो जाएगा? तो रूट Q2 इंटू R1 प्लस रूट Q1 इंटू R2 डिवाइड बाय रूट Q2 प्लस रूट Q1। ये मेरा R3 पोजीशन वेक्टर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब Q3 को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये अब जो रिपल्शन फोर्स है उसको बैलेंस कर सके। Q1 Q2 में तो रिपल्शन है ना, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q3 को मेरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस Q3 Q2 बाई लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू का स्क्वायर। ये भी समझ में आ रहा होगा।
फोर्सेस इक्वेट कर दिए। ये जो Q3 लगा रहा है Q2 के ऊपर, ये 1/λ² के प्रोपोर्शनल है, और जो Q2 लगा रहा है ये लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इज इट नॉट? लैम्डा प्लस म्यू के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फोर्स होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिपल्शन फोर्स है ये 1/λ प्लस म्यू होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनफैक्ट Q1 इंटू लैम्डा प्लस म्यू के Q1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा रिपल्शन। और ये अट्रैक्शन जो होगा ये Q3 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वेट कर दिया। समझ में आई बात की नहीं? और Q3 अपने आप में नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए माइनस Q3 Q2 बाय लैम्डा स्क्वायर लिखा। समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कैसे लिखी? अब बस इसका यूज करके मेरे को सॉल्व करना है, तो Q3 के लिए सॉल्व किया। Q3 क्या आ गया? माइनस Q1 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू को वापस क्या डाल दिया? रूट Q2 अपॉन रूट Q2 प्लस रूट Q1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या बन गया ये फाइनली? हमारे पास ये आ गया क्या? Q3 इज माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? R3 और Q3 दोनों हमने निकाल लिया। जब इस तरह से सॉल्व कर लिया तो अभी Q3 पे भी नेट फोर्स 0 है, Q1 पे भी नेट फोर्स 0 है, और Q2 पे भी नेट फोर्स हमारा 0 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अभी कूलम्स लॉ पे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। बेसिकली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक फोर्स ही है ना, और इस फोर्स को लेके कोई भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम ही पूछ सकते हैं। मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना सकते हैं हम लोग। एक फोर्स है तो तुम किसी रोटेटिंग बॉडी को चार्ज दे दो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टॉर्क लग जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? कोई स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, कोई पेंडुलम लटका हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो फिर वो पेंडुलम डेविएट करेगा। तो बस एक फोर्स ही है, तो उसके साथ जितनी भी मैकेनिक्स है सारी की सारी मैकेनिक्स कंबाइन करके हम लोग प्रॉब्लम्स कर ही सकते हैं। तो जैसे अपना ये क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा? तो क्वेश्चन क्या हमारे पास? इन द शोन फिगर बॉल 1 इज फिक्स्ड व्हाइल बॉल 2 हैज मास m एंड इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मास m है और ये ऐसे कुछ एंगल बना के इक्विलिब्रियम पे, और बॉल 1 मेरी फिक्स है। ओके, फाइंड द एंगल अल्फा इन टर्म्स ऑफ mg q एंड l। हमको ये एंगल अल्फा बताना है इसके mg के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, और ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की l के टर्म्स में बताना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन दीज टर्म्स। हमको h की वैल्यू भी निकालनी है इन्हीं के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सब लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे अभी मैंने इसका एफबीडी ड्रॉ किया, बॉल का एफबीडी ड्रॉ किया, तो एक इसके ऊपर mg लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। यही तीन फोर्सेस लग रहे हैं और तो कुछ नहीं लग रहा। और जब भी तीन फोर्सेस की कहानी होती है तो हम क्या कर सकते हैं? लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं, इज इट नॉट? वी कैन ऑलवेज अप्लाई लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? तो देखो mg के अपोजिट, अब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये दिख रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, तो ये एंगल फिर 180 माइनस अल्फा होगा। तो mg के अपोजिट जो 180 माइनस अल्फा एंगल है। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा? सेम एज साइन अल्फा, राइट? तो mg के नीचे तो क्या आ गया? mg अपॉन साइन अल्फा आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये एंगल अल्फा है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय, जस्ट 1 सेकेंड ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट ये एंगल भी अल्फा है और ये वाला भी एंगल अल्फा है, तो ये पूरा एंगल 2 अल्फा है। क्यों है अल्फा? ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से अल्फा ये वाला। उसके अलावा तुम्हें पता है जेड शेप में एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ओवरऑल एंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट कितना हो गया? 2 अल्फा हो गया। समझ में आई बात की नहीं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा हो गया। समझ में आई बात की नहीं? और टेंशन के अपोजिट क्या है? टेंशन के अपोजिट ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या है? ये वापस 180 माइनस अल्फा दिख रहा है, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, तो टी अपॉन साइन अल्फा आ गया। ये सब बराबर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है देख सकते हो? एल कॉस अल्फा प्लस एल कॉस अल्फा, यानी 2l कॉस अल्फा है, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले ही पार्ट को यहाँ पे क्या लिख दिया? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू साइन 2 अल्फा जो है ये एज इट इज आ गया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को पूरी इक्वेशन तो चाहिए नहीं, टेंशन तो मेरे को चाहिए नहीं था, तो बस मैं mg अपॉन साइन अल्फा को इस वाले पार्ट से इक्वेट कर देता हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके मेरे पास फाइनली क्या आ जाता है? फाइनली अगर इसको रीअरेंज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ी सी अलजेब्रा है, सॉल्व करके फाइनली मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 mg l स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। तो यही एक पार्ट था, एंगल अल्फा निकालना था mg q और l के टर्म्स में, तो ये मेरा एंगल अल्फा आ गया इन टर्म्स ऑफ mg q एंड l। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, सेटल्ड है यहाँ तक सभी के लिए? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी h क्या होगा मेरा? तो h देख सकते हो, ये टोटल डेप्थ मेरी l है
और यहां से लेके यहां तक की डेप्थ एल कॉस अल्फा, तो एच क्या हो जाएगा, एल इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, बेसिकली एल माइनस एल कॉस अल्फा हो जाएगा एच। तो एल इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, रादर नॉट अल्फा, कॉस फाई, इस एंगल को फाई बोलते हैं, तो ये एल कॉस फाई है वर्टिकल डेप्थ और टोटल डेप्थ है एल, तो एल इंटू वन माइनस कॉस फाई आ गया एच, और फाई की वैल्यू क्या, 180 माइनस टू अल्फा। तो अब डाल दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस टू अल्फा का कॉस जो होता है वो माइनस कॉस टू अल्फा होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस बन के क्या बन गया, एल इंटू वन प्लस कॉस टू अल्फा विच इज 2l कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी, उसको यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास एच की भी वैल्यू आ गई। समझ में आया सभी को? आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया, वो क्या है हमारा, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय मटेरियल मीडिया। अभी तो क्या था, चार्जेस के बीच में वैक्यूम थी, ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, चार्जेस के बीच में वैक्यूम थी। अभी चार्जेस के बीच में वैक्यूम ना होके क्या है, चार्जेस को हमने इमर्स किया हुआ है किसी लिक्विड के अंदर, लेटर से तो केरोसिन में इमर्स कर दिया मान लो चार्जेस को, तो क्या होगा, चार्जेस को इमर्स करने की वजह से केरोसिन का पोलराइजेशन होगा, इज इट नॉट, केरोसिन या जो भी लिक्विड है उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? अगर हम चार्जेस को इमर्स करें किसी लिक्विड में तो उस लिक्विड का पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अभी दो चार्जेस में वैक्यूम में तो खाली आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन क्या अभी केरोसिन में इमर्स कर दिया दोनों को, तो केरोसिन के अंदर भी जो चार्जेस का सेपरेशन होगा उससे भी बात करने लग जाएगा, इज इट नॉट। तो Q1 एंड Q2 दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो तो बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे वैक्यूम में बात कर रहे थे, लेकिन नेट फोर्स में क्यों फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपस में तो बात कर ही रहे, इसके अलावा केरोसिन भी इनके साथ बात करने लग गया। समझ में आई बात की नहीं? तो देयरफॉर नेट फोर्स विल चेंज, force applied by one on two will not change, but net force on one will change and net force on two will change। समझ में आई बात की नहीं? तो वो कितना चेंज होता है इसके बारे में वैसे डायलेक्ट्रिक्स की स्टडी जब डिटेल में करते हैं वहीं पे मैं जनरली डिस्कस करता हूं, बट अपने वॉट के अंदर ये चीज हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये गिवन है तुम लोगों के मॉड्यूल के अंदर, तो इसलिए यहीं पे मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो है क्या, तो ये फोर्स जो होता है किस फैक्टर से कम हो जाता है, एक कांस्टेंट के फैक्टर से कम हो जाता है। यानी वैक्यूम में जितना भी फोर्स आ रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, अगर उसको इनफाइनाइट डायलेक्ट्रिक मीडियम में मैंने इमर्स कर दिया तो वो जो फोर्स है वो किसी फैक्टर से कम हो जाता है। तो वो जो फैक्टर है जिससे कम होता है उसको क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाद में हम और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, लेकिन अभी के लिए हम क्या मान सकते हैं, वैक्यूम में जो इंटरेक्शन फोर्स है और जब हमने इसको डायलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया तब जो हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है, मैंने जान के वर्ड इंटरेक्शन फोर्स नहीं बोला क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इंटरेक्शन फोर्स आपस का चेंज नहीं होने वाला है, नेट फोर्स लेकिन कम हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो वो जो फोर्सेस का रेशियो है वही हमारा क्या है, वही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या लिखा, when point charges are placed in material media the material medium gets polarized, positive and negative charge centers separate, जैसे मैंने अभी हीलियम के साथ बताया था, due to the interaction with the immersed charges, thus the point charges not only experience force due to each other but also force due to the polarization of the material medium, and net force on each one reduces by a factor capital K known as dielectric constant, ठीक है, of the medium, about which we shall study in great detail when we study the dielectrics. Thus, if F naught were the force experienced by each charge due to the electrostatic interaction with each other, then net electrostatic force in presence of material media क्या हो जाएगा हमारा, F net जो हो जाएगा F naught upon K हो जाएगा। समझ गए? K के फैक्टर से ये फोर्स कम हो जाएगा, where K is the dielectric constant of the material medium. Note that this does not violate superposition principle. Superposition principle का कोई भी violation नहीं हुआ है। The force due to each other on the charges is still F naught, एक दूसरे के ऊपर अभी भी F naught लगा रहे हैं। However, now they are also experiencing force due to the polarized material medium. तो उसकी वजह से कुछ रिपल्शन हुआ, कुछ अट्रैक्शन हुआ, तो उसका नेट रिजल्ट क्या हो गया, वो नेट फोर्स F नॉट बाई K हो गया। समझ में आई बात की नहीं? और क्या लिखा, फ्रॉम अबव स्टेटमेंट इट ऑल्सो फॉलोज दैट सेपरेशन ऑफ R नॉट इन मटेरियल मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्विवेलेंट टू सेपरेशन ऑफ R नॉट अपॉन रूट K। अगर मेरा फोर्स जो है 1/K टाइम्स हो रहा है तो इफेक्टिव 1/R² से अगर हम देखें फोर्स घटता है तो वो R की जगह R/√K हम कह सकते हैं उस डिस्टेंस को, इज इट नॉट। तो R नॉट अगर वैक्यूम में सेपरेशन, तो इक्विवेलेंट सेपरेशन मटेरियल मीडियम में क्या हो जाएगा, R नॉट/√K हो जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेट फोर्स, नॉट द फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन। नेट फोर्स के पर्पज से हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सेपरेशन है वो कितना हो गया, R नॉट/√K हो गया। समझ गए कि नहीं? It should be just 1 second. My bad. It's not R naught upon root K. It is R naught root K between the charges for purpose of calculating the net electrostatic forces on the charges. तो ये आई बात समझ में सभी को? ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा इसी के बेसिस पे एक और देखो, मैकेनिक्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं वापस हम लोग, कूलम्स लॉ का। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये तुम लोगों का मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है इफ आई रिमेंबर करेक्टली।
Two identical balls each having density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से हमने इन दोनों को बांध रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा ना, दोनों तो इसलिए कुछ डाइवर्जेंस एंगल बनेगा इनके बीच में। तो ये मान लो 2 थीटा इनका डाइवर्जेंस एंगल है, समझ गए। ओके, इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये स्ट्रिंग भी थीटा एंगल पे है वर्टिकल से, ये स्ट्रिंग भी थीटा एंगल पे वर्टिकल से। ओके, नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एज अ रिजल्ट थीटा डज नॉट चेंज। इसको, इस पूरे सिस्टम को मैंने किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, तो अभी क्या होगा, लिक्विड में जब इमर्स करोगे तो बॉयंट फोर्स लगने लगेगा साथ में, इज इट नॉट। बॉयंट फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी हमारा कम हो गया होगा। समझ में आ रही बात की नहीं। जब लिक्विड में इमर्स कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, नाउ बोथ बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। तो मतलब कुछ खास तरह का बॉयंट फोर्स और इसमें रिलेशन है हमारा डेंसिटी में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, ताकि थीटा मेरा वही का वही रहे। अदरवाइज इन जनरल थीटा मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ खास तरह से नंबर से एडजस्टेड है, पैरामीटर से एडजस्टेड है, ताकि एंगल थीटा मेरा वही का वही रह रहा है। समझ में आई बात की नहीं। तो क्या पूछा है हमको, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है सिग्मा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्वेश्चन सभी को, तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन, वापस लैमीज थ्योरम लगा दो, जहां पे भी 3 फोर्सेस दिखे लैमीज थ्योरम लगा दो। इनफैक्ट 4 फोर्सेस में भी अगर 2 फोर्सेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो फिर से लैमीज थ्योरम लगा दो, ठीक है, उसको 3 फोर्सेस जैसा ही मान लो। तो यहाँ पे देखो, पहले केस में नीचे वेट लग रहा है, टेंशन लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, तो 3 फोर्सेस की कहानी है, लैमी लगा देंगे। दूसरे केस में क्या, वेट लग रहा है और बॉयंट फोर्स लग रहा है, तो वेट और बॉयंट को कंबाइन कर दो, और टेंशन लग रहा है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, तो वापस 3 फोर्सेस की कहानी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं। वेट और बॉयंट फोर्स को कंबाइन करके सिंगल फोर्स ही बना देंगे, फिर से लामीज लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने जो ओरिजिनल फिगर है उसमें ये एंगल थीटा है, तो क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को मैंने एफ लिखा, एफ डिवाइड बाय साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है 180 माइनस थीटा कैसे हुआ, ये देखो ये 3 है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा एंगल हो गया। तो एफ अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और नीचे वेट लग रहा है तो वेट अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा होगा, ये एंगल थीटा है तो जेड शेप में एंगल बराबर होता है, ये थीटा और ये 90 है तो 90 प्लस थीटा। समझ में आया। तो ये मेरी लामीज थ्योरम हो गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या है, मेरे नीचे W लग रहा है, ऊपर सिग्मा Vg लग रहा है, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W माइनस सिग्मा Vg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो F बाई के 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो F बाई के अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब तो क्या है, सिंपल है, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या आ गया, K आ गया मेरा W अपॉन W माइनस सिग्मा Vg। अब W को खुद क्या लिख सकते हो, तो मेटल की डेंसिटी अगर रो है तो इसको रो Vg लिख सकते हो, रो Vg अपॉन रो Vg माइनस सिग्मा Vg, तो क्या आ गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये मेरे पास क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आया सभी को, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, 2 पॉइंट चार्जेस आर हैंगिंग फ्रॉम आइडेंटिकल थ्रेड्स इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ऐसे हमारे टंगे हुए हैं, कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में, 2 थीटा एंगल बन रहा है, और लेंथ L भी हमें दे रखी है, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा L एंड M ऑफ द चार्जेस। तो L, थीटा और M के टर्म्स में हमें ये चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ये जल्दी से फटाफट खुद से ट्राई करो, जल्दी से करो ये क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन है, वापस लैमीज थ्योरम लगा दो, तो क्या होगा, वेट और वेट के अपोजिट एंगल क्या, 90 प्लस थीटा, दिख रहा होगा ना, ये एंगल थीटा है तो वेट नीचे लग रहा है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, वेट के अपोजिट 90 प्लस थीटा आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट कितना एंगल आ जाएगा तुम्हारा, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट ये 180 माइनस थीटा एंगल आएगा, राइट। और बॉल्स के बीच में आपस में सेपरेशन क्या होगा, ये L है तो ये L साइन थीटा और L साइन थीटा, यानी 2L साइन थीटा इनका सेपरेशन हो गया। तो mg अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का स्क्वायर, ये क्या हुआ, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। बस अब इसको बस रीअरेंज करना है, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। क्लियर है सभी को, आया समझ में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले आइडिया पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली प्रॉपर नाम होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही सारी किताबें लिखती हैं, तो हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बुलाएंगे। ऑल्दो कुछ जो बहुत ही बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं वो बोलते हैं कि वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलते हैं रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज देयर,
तो वो तो इनफाइनाइट स्पेस का ही नाम हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब फील्ड को बोलते हैं रीजन अराउंड द चार्ज। बट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, तो देखो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज केप्ट एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। स्पेस के किसी भी पॉइंट पे मान लो मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा ना, वहां पे 2 कूलम चार्ज रख दूं तो उसका डबल फोर्स लगेगा, 3 माइक्रोकूलम तो 3 इंटू 10⁻⁶ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालने का फायदा क्या है, तो जितना भी चार्ज रखना उसका फोर्स निकालने के लिए उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात की नहीं? तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालने का वही फायदा है जो कि जो सब्जी वाले से खरीदने जाते हो सब्जी, तो वो भाव बताता है ना 2 रुपए किलो। जब सवाल जब उससे पूछते हो कि भाई सब्जी लेनी है मुझे, तो वो ऐसे नहीं बताता कि 5 किलो का इतना, 2 किलो का इतना, 10 किलो का इतना, ऐसा नहीं बोलता। वो क्या बोल देता है, ये 60 रुपए किलो, तो आप जितने किलो लेना उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात की नहीं? तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, ये बेसिकली फोर्स का भाव है, इतना न्यूटन पर कूलम। समझ गया कि नहीं? इतना न्यूटन पर कूलम लगेगा, तो 4 कूलम रख दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 माइक्रो कूलम रख दिया तो 5 माइक्रो से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई बात की नहीं? तो फायदा इसका ये है कि ये चार्ज का भाव है, रेट है। समझ गए? तो क्या लिखा आगे, मैथमेटिकली इफ df इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ dq प्लेस्ड एट सम पॉइंट ऑफ स्पेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू df बाय dq। या फिर अगर मैंने q चार्ज रखा था तो E इक्वल टू f बाई क्यू लिख लेते। जान के हम लोग जो चार्ज को मैंने dq और df लिखा है, फोर्स को मैंने q और f नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम जहां पे भी फील्ड निकालना चाहते हैं तो फील्ड निकालने के लिए जो हमारा टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, वो फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा। जिस फील्ड को हम मेजर करने चले हैं, मतलब मान लो अच्छा खासा चार्ज रख दिया, फील्ड क्रिएट कैसे होगा, बहुत सारे स्पेस में कुछ चार्जेस तुमने कहीं कहीं पे रखे होंगे, उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्रिएट हुआ होगा। अब यहाँ पे तुमने कोई हैवी चार्ज रख दिया तो वो क्या करेगा, बाकी चार्जेस को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो पता चला जो फील्ड निकालने चले थे वो फील्ड डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जनरली टेस्ट चार्ज होगा वो हमारा जितना छोटा उतना अच्छा है, ताकि फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे, बाकी चार्जेस के मूव को अपनी जगह से डिस्प्लेस ना करे। हाँ, लेकिन थियोरेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। थियोरेटिकली मान सकते हैं कि बाकी सारे चार्जेस स्पेस में फिक्स्ड हैं, उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहा हूँ तो क्यू चार्ज रखूंगा और फोर्स एफ देख लूंगा, तो एफ बाई क्यू मेरा क्या हो जाएगा, फील्ड। तो इसलिए बाद में मैंने ई इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख ही दिया मैंने, ठीक है। या फिर इसको ज्यादातर जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। Thus, to find electric field at any point in space, we can imagine a unit charge kept at that point and simply find the electrostatic force on it. 1 यूनिट का चार्ज वहां पे रख दो, उसके ऊपर फोर्स निकाल दो, और वो जो फोर्स है वही फोर्स पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे मुझे फील्ड पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा मैंने, तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर कैप, यही होगा ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो आई मीन फोर्स तो यही होगा। अब फोर्स के ये है, तो अभी इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो मेरे पास फील्ड आ गया। तो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। समझ गए? के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पे। फॉर पॉजिटिव चार्जेस फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, व्हाइल फॉर नेगेटिव चार्जेस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे क्यू नॉट रखा है और नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अपने आप ही ये वाला फॉर्मूला फिर भी ट्रू है, क्यू साइंड वैल्यू होती है ना हमेशा, तो अपने आप ही अगर क्यू नेगेटिव है तो ये माइनस आर कैप में बन जाएगा फील्ड। समझ में आई बात की नहीं? ये एफ की जगह ई होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो नोट्स में, दिस शुड बी ई नॉट एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हम ड्रॉ क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं है कि कोई चार्ज रखा है तो उससे फील्ड लाइंस तुमको रेज जैसी निकलती दिख रही है, लेकिन ये हम इमेजिन कर सकते हैं कुछ रेज या फिर कुछ कर्व्स हम स्पेस में इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट टू विजुअलाइज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब किस किस तरह से ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करते हैं। तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो सबसे पहली चीज क्या रखते हैं, their density is proportional to the strength of electric field and their tangent gives the direction of electric field। उनकी जो डेंसिटी होती है, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, जहां पे वीक फील्ड है वहां पे कम फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी। इस तरह की चीज हमने वहां पे भी देखी थी जब फ्लूइड्स में स्ट्रीम लाइंस की बात की थी। जहां पे स्ट्रीम लाइंस डेंस होती है वहां पे फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है,
जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पे फ्लो वेलोसिटी कम होती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे पास पास में है वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, और जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे फील्ड वीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट जो है वो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ठीक है। ओके, दे एमिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। तो निकलती किससे? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, और नेगेटिव चार्ज नहीं अगर टर्मिनेट होने के लिए तो फिर इन्फिनिटी तक चली जाएगी वो फील्ड लाइन, ठीक है। इसी तरह से या तो इन्फिनिटी से आ रही है, मान लो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही है कहीं रख दिया तुमने, तो इन्फिनिटी से आके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही होगी, ठीक है। तो एमिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट होती है हमारी नेगेटिव चार्ज पे या इन्फिनिटी पे, समझ गए, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। मतलब अगर तुमने 1 कूलम का चार्ज लिया और 1 कूलम के चार्ज से तुमने 1 मोल फील्ड लाइंस निकाल रखी है, तो उसी मैप के अंदर उसी डायग्राम में अगर तुमने 2 कूलम चार्ज रखा है तो उससे 2 मोल फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेगी तुमको। इस तरह की बात है, जैसे मैप जब बनाते हैं तो टू द स्केल बनाते हैं कि नहीं, तो मैप में अगर 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर कर दिया तो 2000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर कर दोगे, इज इट नॉट। तो उसी तरह की बात है। तो जब चार्ज तुमने डबल कर दिया तो उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी तुम्हें डबल दिखानी पड़ेंगे एमिनेट होती हुई, समझ गए। फील्ड की स्ट्रेंथ डबल है तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमको डबल करके दिखानी पड़ेगी, ओके। और क्या देखो, हाँ, तो ये याद रखना प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो टेंजेंट है वो हमें लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 टेंजेंट्स डिफाइन हो जाएंगी, लेकिन वहां पे अगर चार्ज रखोगे उस पर फोर्स तो किसी यूनिक डायरेक्शन में लगेगा ना। भाई वेक्टर्स का सम है जो फोर्स है, तो वो वेक्टर सम तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो 2 टेंजेंट्स डिफाइन होंगी, ठीक है। ओके, सो अदरवाइज टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट विल नॉट बी यूनिकली डिफाइंड। However, any material particle must experience force in a unique direction. Material particle पे तो किसी यूनिक डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो इसलिए 2 टेंजेंट्स नहीं हो सकते फील्ड लाइन में, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। कभी भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं से फील्ड लाइन शुरू हुई और वापस आके उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा जो है वो क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड हमारा क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एक सेंट्रल फील्ड है कि नहीं, बोलो। के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद करो वर्क पावर एनर्जी में हमने सेंट्रल फील्ड्स की बात की थी, सेंट्रल फोर्सेस की बात की थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है हमारा पॉइंट चार्ज का एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्सेस जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, राइट। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ हमारा 0 होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस का सुपर पोजिशन भी कंजर्वेटिव होता है। इसको भी मैंने प्रूव किया था वहां पे डॉट प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर यूज करके वर्क पावर एनर्जी में। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो दूसरे की वजह से भी कंजर्वेटिव है, तो दोनों की साइमल्टेनियस प्रेजेंस में भी कंजर्वेटिव होगा। क्यों? सोच के देखो, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल 0 होता है, राइट। तो F1 डॉट डीएल अलग से 0 इंटीग्रल, और F2 डॉट डीएल अलग से इंटीग्रल 0, यानी F1 प्लस F2 डॉट डीएल इंटीग्रल 0 होगा, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो 2 चार्जेस रखे हैं तो उसकी वजह से भी क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होना चाहिए। तो अभी अगर मेरी फील्ड लाइन क्लोज पाथ बना रही है तो फिर वर्क डन नॉन 0 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? मान लो फील्ड लाइन मेरी ऐसे सर्कल बना रही है और हमेशा सर्कल के अलॉन्ग तुम्हारा फील्ड डायरेक्टेड है। क्लोज पाथ को यही मतलब हो ना, सर्कल की टेंजेंट के अलॉन्ग लगातार फील्ड लाइन डायरेक्टेड, तो फिर क्या होगा? क्लोज पाथ में मेरा वर्क डन नॉन 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। क्यों कंजर्वेटिव होता है? क्योंकि उसका जो क्रिएट करने वाला एंटिटी है पॉइंट चार्ज, वो सेंट्रल फोर्स है और उसका सुपर पोजिशन हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का सुपर पोजिशन कंजर्वेटिव होता है। देयरफॉर वर्क डन बाय इट इन अ क्लोज लूप मस्ट बी 0। आई बात समझ में? ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? एट कंडक्टिंग सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट और एमिनेट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ऐसा क्यों होता है? ये जब कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जब भी कंडक्टिंग सरफेसेस हैं तो कंडक्टिंग सरफेसेस पे हमेशा 90 डिग्री पे निकल सकती है फील्ड लाइन। हम हर जगह 90 डिग्री पे ही निकलेगी। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री 60 डिग्री पे निकल जाए। हमेशा कंडक्टिंग सरफेस पे फील्ड लाइन हमेशा कितने एंगल पे निकलेगी? 90 डिग्री पे। या टर्मिनेट हो रही है, मान लो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है तो इस पर टर्मिनेट भी हमेशा 90 डिग्री पे होगी, कोई 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री पे नहीं होगी। समझ गए? ऑलवेज टर्मिनेट्स और एमिनेट्स ऑन द कंडक्टिंग सरफेसेस एट 90 डिग्री। ठीक है, तो फील्ड लाइंस का कुछ सैंपल देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास एंड करेंगे।
तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो पॉजिटिव चार्ज की ऐसी फील्ड लाइंस होती है, दिख रही है सभी को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस, तो दिख रहा है ना, जब चार्ज के पास में हो तो पास पास में दिख रही है फील्ड लाइंस, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही है, इज इट नॉट, सेपरेशन बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो चार्ज के पास में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर जाओगे तो और कम, और दूर जाओगे और कम, और पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होंगी फील्ड लाइन, समझ में आ रहा है ना, विजुलाइज हो रहा है ना किस तरह का फील्ड है इसके अराउंड, ज्योमेट्री समझ में आ रही है ना फील्ड लाइन से, और वापस यहाँ पे पास पास में, और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो ये फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर होती जा रही है, तो डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी फील्ड हमारा वीक होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ फील्ड लाइंस है, यहाँ पे एक सरफेस को काट रही है, फिर आगे दूसरे सरफेस को काट रही है, तो बता सकते हो इनमें से कौन से सरफेस पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, पहले वाले सरफेस पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा ए पे या बी पे, ए पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, क्यों, वहां पास पास में फील्ड, और जैसे जैसे आगे जाके डाइवर्ज हो रही है और दूर दूर हो गई फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज समझ लेना कि अगर स्पेस में कहीं पे फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ की, इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड नहीं है वहां पे, अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना हम किस डेंसिटी से फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, हमने 4 ड्रॉ कर रखी, 4 की जगह 40 ड्रॉ कर लो, वो तो मैप में जो स्केल चूज करना चाहिए, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करोगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि स्पेस में अगर किसी पॉइंट पे तुमने फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ की तो वहां पे फील्ड ही नहीं है, वो तो हो सकता है कि हमने स्केल ऐसा चूज किया कि उसके उसके ऊपर हम दिखा नहीं पा रहे हैं फील्ड लाइन, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं करी तो ये नहीं फील्ड यहाँ पे जीरो होगी, ये तो विजुअलाइजेशन के लिए हमने बस किया था, समझ गए, समझ गए, ठीक है। और ये हमारी किसकी फील्ड लाइन है, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, तो डाइपोल की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, डाइपोल होता क्या है, डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे तुम काउंट करोगे तो देखोगे क्योंकि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनसे एसोसिएटेड टोटल फील्ड लाइंस बराबर होनी चाहिए, तो काउंट करके देख सकते हो प्लस क्यू से जितनी फील्ड लाइंस है एक्जैक्टली उतनी ही फील्ड लाइंस मेरी माइनस क्यू से होंगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के बराबर है, तो यहाँ पे काउंट करो देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो इससे 24 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और उधर तुम देख सकते हो विजुअली दिख ही रहा है परफेक्टली सिमेट्री दिख रही है ना, तो 24 फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं और उधर भी 24 फील्ड लाइंस ही जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि टू द स्केल डायग्राम होता है ये फील्ड लाइंस का, ठीक है। ऐसे ही दो पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड डायग्राम कैसा है, ये देखो ये दो पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड डायग्राम है, ये भी प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस से ऐसे ऐसे करके फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस से ऐसा फील्ड लाइन पैटर्न होता है, ठीक है, फील भी कर पाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे रिपेल करेगा ये ऐसे रिपेल करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ कुछ ये जो ब्लू लाइन दिखा रखी है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड जो होंगी वो 2:-1 के रेशियो में होनी चाहिए, तो काउंट करके देख सकते हो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी इन द रेशियो 2:-1, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस 2 से कितनी निकली है, गिनो 1 2, इधर से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है, चलो यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 2Q से 16 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी जो माइनस क्यू है उसके अंदर 8 फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी, है ना, काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, तो यही लिखा मैंने, नोटिस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद वेरियस चार्जेस इन द अबव फिगर्स, दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द चार्जेस, तो फील्ड लाइंस का जो रेशियो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही हमारा रेशियो ऑफ चार्जेस देगा, टर्मिनेटिंग है तो नेगेटिव चार्ज है, समझ गए, एमिनेटिंग है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रॉपर साइंड रेशियो हम निकाल सकते हैं फिगर देख के, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।